चलो वहां पर मेरा कुछ गड़बड़ हो गया था, my laptop was not on charging, it went off. चलिए रिया एंड दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। रिया एंड दिया एंड टिया are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. Tia died on 28th of November 2019. Her share of profit was taken equally by Dia and Ria. Ria's share of profit in the new firm. किसकी डेथ हुई? टिया की डेथ हुई और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो था वो उन लोगों ने, दिया एंड रिया ने, किस रेशियो में ले लिया? दे हैव टेकन इट इक्वली। तो उन लोगों ने पूछा है दिया, वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स का शेयर इन द न्यू फर्म। तो पीएसआर का क्वेश्चन है कि गेन कितना हुआ इन पार्टनर्स को, गेन एक्चुअली ऐड करके हमें बताना है कि कितना उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स डू इट। बड़ा सिंपल लग रहा है। अगर मैं कैलकुलेशन करूं, इसका रेशियो था हाफ ऑफ ले लिया, ये तो ओरल ही हो जाएगा। 9/20 लग रहा है। लेट्स गो एंड चेक, इधर इज इट 9/20? 9/20 होना चाहिए। यस, इट इज 9/20। ठीक है, चलो तो ये तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन था, ये तो आपको आ गया होगा, ओरली हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट गेन है, क्या है? Sharing profit was admitted for 1/5 share of profit which he took. इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Name an item that is never shown in the payment side of receipt and payment account but is shown on the debit side of income and expenditure account. Name an item that is never shown on the payment side of receipt and payment account but shown on the debit side of income and expenditure account. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। देखो, हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश बुक, ठीक है? तो इसके पेमेंट साइड पे जो हम कभी भी नहीं लिखते हैं, लेकिन बोल रहा है बट शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे आप क्या क्या लिखेंगे? अगर कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, तो आप लिखेंगे, पेमेंट्स में ऐड करेंगे। अगर कुछ अक्रूड होगा तो वो भी लिखेंगे। मतलब कि जो नॉन कैश पेमेंट्स है वो सब आ सकते हैं यहाँ पे। चलो लेट्स चेक द आंसर कि क्या लिखा हुआ है। अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, इस तरह के आइटम्स हो सकते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है? एनी ऑफ द फॉलोइंग: लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, यस, हमने इसे इसमें से दो तो ये सोच लिए थे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कोई होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है क्योंकि वो कैश में मिला नहीं है, फॉर दैट रीजन। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो वो नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, अच्छा पॉइंट था। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी नॉन कैश लॉस है, तो ये भी नहीं आने वाला है। तो गुड, ये चारों पॉइंट आप याद रखेंगे। वहां पे एनी वन पूछा था तो वहां पर आप एनी वन ही लिख कर आएंगे। चलो लेट्स गो अहेड और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो of 5:3:2. C retired and his capital balance after adjustment regarding reserves, accumulated profits and losses, his share of gain on devaluation loss to the company. C was paid 3,22,000, including his share of the amount that was capital account instructed for the delivery. चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. A, B, and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. C retired and his capital balance after adjustments regarding reserves, accumulated profits, and losses, his share of gain on the revaluation was 2,50,000. C was paid 3,22,000, including his share of goodwill. The amount credited to C's capital account on the retirement for goodwill will be. चलो रिवाइज करो क्या होता है।
जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा होता है या फिर इन द केस ऑफ डेथ ऑल्सो द सेम रूल अप्लाइज, क्या आता है उसके क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं। एक नंबर वन तो ओपनिंग बैलेंस ही रहेगा उसके कैपिटल का ऑब्वियसली, ठीक है। नंबर टू, अगर रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो आता है। नंबर थ्री, अगर कोई पुराने रिजर्व्स वगैरह थे, जनरल रिजर्व था, रिजर्व फंड था, डब्ल्यूसीआर का कुछ बचा हुआ था, आईएफआर का कुछ बचा हुआ था, वो सब यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका जो शेयर ऑफ गुडविल होता है वो आ जाता है, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, जैसे कि 20 साल में डेथ हो रही है, अगर डेथ के केस में बता रही हूँ, तो पी&एल सस्पेंस या दूसरे पार्टनर्स उसको देते हैं, वो सब आ जाता है, उसको गुडविल का शेयर आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आती है। डेबिट साइड में क्या आता है, डेबिट साइड में और आईओसी भी, अगर आईओसी रहेगा तो वो भी आएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं, डेबिट साइड में अगर कोई ड्राइंग्स रहेगी तो वो आएगा, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेगी तो वो आएगा, अगर कोई गुडविल थी वो राइट ऑफ कर रहे हो, एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई दे रही थी, उसको राइट ऑफ करे तो वो आएगा, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था वहां पे तो वो आएगा, कोई पी&एल का डेबिट बैलेंस था तो वो आएगा। ऐसे करके जो बैलेंस आता है दैट इज द फाइनल अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर्स की एग्जीक्यूटिव्स को अमाउंट देंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट सारा जो क्रेडिट है और वो जो सारा जो डेबिट है उसको माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आता है दैट इज द फाइनल पेमेंट मेड टू द आउटगोइंग पार्टनर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोला कि ये सारे एडजस्टमेंट्स, उसका जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल था और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह सब मिला के 2,50,000, तो बचा ही क्या है, फिर तो बचा है सिर्फ गुडविल ही। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो कोई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो 3,22,000 माइनस 2,50,000, जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द शेयर ऑफ गुडविल। अब इतना इजी क्वेश्चन, मतलब बोर्ड आपको फ्री में बांट रहा है, लो एक नंबर ले लो, बोला तुमने ज्यादा पढ़ाई नहीं भी करी तो भी तुम्हारी किटी में डाल दिया। 3,22,000 माइनस 2,50,000, 72,000 इज द आंसर। चलिए देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मजा ही आ जाएगा, एक नंबर तो बिल्कुल फुकट का है यहाँ पे। चलो 72,000 ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, 72,000 इज द आंसर, ठीक है। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है सक्सेसफुली हो गया, साथ साथ में हम रिविजन भी करते जा रहे हैं। प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है, डू नॉट डू एनी कंजूसी एंड सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग विच मोटिवेट्स मी। आई विल कीप कमिंग विद मेनी वीडियोस लाइक दिस, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। आई एम नॉट गिविंग एनी कमिटमेंट कितने वीडियोस लाएंगी, लेकिन यस ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द लाइक्स ऑफ द पीपल आई विल बी कमिंग अप। चलिए अब हमें करना है आगे। चलो क्वेश्चन पेपर पे वापस आते हैं। एंड व्हाट इज देयर, ये तो हिंदी पार्ट आ गया है, हिंदी पार्ट आ गया है। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। गुड क्वेश्चन। चलो यहाँ से भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट रिवाइज हमारा हो जाएगा। 8th क्वेश्चन वी आर डूइंग, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, 8th क्वेश्चन बोल रहा है राहुल साहिल एंड जतिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। राहुल डाइड ऑन 15th अक्टूबर, ठीक है। तो इसका जो पीरियड था, देखते हैं आगे कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। एट द टाइम द कैपिटल्स ऑफ साहिल एंड जतिन वर after all the adjustments were 3,50,000 and 2,44,000 respectively. Sahil and Jatin decided, oh ये तो हमें क्वेश्चन करना ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो अब हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। सो न्यू कैपिटल हमको नहीं फाइंड आउट करनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इन सबको जरा मैं भी मूव कर दूं, आगे चलते हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है, या दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे पीएफजी से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। चलिए Sun and Star are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1, ठीक है। तो ये Sun and Star जो है ओल्ड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये। हाँ बड़ा ही वो अच्छा क्वेश्चन है। मून को उन्होंने एडमिट कर लिया। मून was admitted as a new partner in the firm. New profit sharing ratio was 3:3:2. Moon brought the following assets towards his share of goodwill and his capital, ठीक है। उसने काइंड में लेके आया, कैपिटल एंड गुडविल दोनों ही काइंड में लाया जा सकता है, तो यहाँ पर वो काइंड में लेके आया। 2 लाख की मशीनरी है, 1,20,000 का फर्नीचर है, स्टॉक है 80,000 का एंड कैश है 50,000 का, ये सारी चीजें उसने लेके आया। एंड उन्होंने बता दिया इफ हिज कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी 3,80,000 द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। कितना इजी है यार, ये सारे के सारी चीजों का हमें ऐड करना है, उसमें से क्या माइनस करना है, उसमें से 3,80,000 माइनस कर देना है, ठीक है।
सो 2 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000, ये हो रहा है 4,50,000। इस 4,50,000 में से आपको क्या करना है, आपको 3,80,000 माइनस करना है। 4,50,000 इज द टोटल ऑफ दीज एसेट्स, ठीक है, ये सारी एसेट्स मिला के हो रहा है 4,50,000। और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, एसेट्स में कैश भी है, ठीक है, 3,80,000 हमें माइनस करना है। 3,80,000 बिलोंग्स टू हिज कैपिटल, ठीक है। सो 4,50,000 माइनस 3,80,000 करेंगे तो 70,000, 70,000 इज द गुडविल। लेकिन यहीं पे तो कैच है, यहीं पे तो कैच है, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, यहीं पे अगर हमने जाके टिक लगा दिया हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे नहीं पूछा है कि गुडविल का जो शेयर ये पार्टनर ला रहा है वो कितना है। क्या पूछा है, पूछा गया है कि व्हाट इज द गुडविल ऑफ फर्म, मतलब एंटायर फर्म की गुडविल पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इसका रेशियो मालूम होना चाहिए, मून इज एडमिटेड फॉर हाउ मच, ये रहा इन लोगों का रेशियो, ठीक है। तो ये मून का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/8। अब क्या करना है, ये तो मून की गुडविल है, ठीक है, इसका प्रीमियम फॉर गुडविल है 70,000। फर्म की गुडविल निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। तो 70,000 इंटू 8/2 इज 2,80,000। बी इज द आंसर। आपने अगर 70 पे टिक लगा दिया होता तो आपका आंसर हो जाता गलत। चलो जरा देख के आते हैं, 9th का आंसर देख के आते हैं। Where is 9th का आंसर, 9th का आंसर, 9th का नहीं, इट वाज या 9th 2,80,000। देखा, तो बहुत अच्छे से हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया, अच्छा जा रहा है अभी तक तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है दिस इज टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन से एक कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। रोहन, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रोहन्स लोन टू द फर्म विल बी, क्या करेंगे, रोहन्स लोन टू द फर्म, क्या हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर, पहले आंसर पढ़े बिना हम अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, क्या हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, नो, रियलाइजेशन अकाउंट में तो नहीं जाता है। क्या ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, नहीं। कौन सा वाला लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया, जो फर्म ने पार्टनर को एडवांस किया होता है, मतलब कि जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई देता है ना, एडवांस टू द पार्टनर या लोन टू द पार्टनर, नॉट फ्रॉम द पार्टनर। फ्रॉम द पार्टनर तो लिखता है हमें लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में, वो वाला लोन हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस लोन का क्या करते हैं, जो फर्म को दिया था पार्टनर ने, पार्टनर्स लोन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जाते हैं और इसका एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं और वहीं पे से क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट ओपन किया जाता है और क्लोज किया जाता है और बैंक में उसकी दूसरा इफेक्ट जाता है, बैंक वाली एंट्री में, कैश वाली एंट्री में इसका दूसरा इफेक्ट जाता है। तो ठीक है, अब और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, स्पाउस का लोन, ब्रदर का लोन, सिस्टर का लोन या किसी भी और रिलेटिव का लोन, उस सब का क्या होता है, तो याद रखो हमेशा जितने भी आउटसाइडर्स लोन होते हैं वो सब तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है, कुछ भी नहीं बोलता है कि उस लोन का क्या हुआ, तो भी हमें क्या अज्यूम करना है, पे ही हुआ होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस पार्टनर के स्पाउस का लोन था वो पार्टनर उसको टेक ओवर कर लेता है और वो लोन खुद से सेटल कर देता है, तब हम उसकी कैपिटल अकाउंट में जाके उसकी एंट्री करते हैं। बट ये तो खुद का पार्टनर का लोन है तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, और इसका जो एंट्री है हमें अलग से अकाउंट ओपन करके वहां पे उसका बैलेंस बताना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैंक करके पेमेंट करना पड़ेगा। एक और कॉन्सेप्ट साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले किसका आप पेमेंट करेंगे, सबसे पहले जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है आउटसाइडर्स लायबिलिटीज पे करी जाती है। दूसरा जो है वो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका लोन सेटल करेंगे। थर्ड नंबर पे आएगा कौन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके आप सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि जो लायबिलिटी, जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है वो इन कैपेसिटी ऑफ पार्टनर नहीं दिया है, एज अ थर्ड पार्टी उसने लोन दिया है फर्म को, तो पहले उसका लोन अकाउंट ही सेटल होगा। चलो अब यहाँ से आंसर्स पढ़ लेते हैं क्या क्या हमें चॉइसेस दी हुई है। क्रेडिटेड टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल भी नहीं, रोहन्स कैपिटल अकाउंट में क्यों जाएगा, ये तो इसका लोन अकाउंट है, यहाँ नहीं जाएगा। डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में तो ट्रांसफर ही नहीं होता है। क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, नो। क्रेडिटेड टू द बैंक, यस,
क्यों क्रेडिटेड टू द बैंक? पेमेंट जितना भी होता है वो तो क्रेडिट साइड ही जाता है ना, तो ये क्रेडिटेड टू द बैंक होगा। चलिए चल के देख लेते हैं व्हाट इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का आंसर है यहाँ पे क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। तो ये तो हमने बहुत ही सही कर लिया है, बिल्कुल सही हमारा आंसर है। और साथ साथ में हम लोग क्या करते जा रहे हैं, रिविजन करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गो बैक एंड सी one more question. Excess of issue price of debenture over the face value is called, कितना सिंपल है, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे वो शेयर्स हो, जब भी आप एक्सेस प्राइस पे किसी भी सिक्योरिटी को इश्यू करते हो, रूल नंबर 1, इट डजंट गो टू द कैपिटल अकाउंट इफ इट इज कैपिटल एंड इफ इट इज एंड इफ सो अगेन रूल नंबर 1 इज व्हाट, रूल नंबर 1 है कि अगर ये इश्यू ऑफ शेयर्स है तो हमें क्या करना है, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होती है, वहां नहीं लेके जाना है, इसके लिए अलग अकाउंट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर ये डिबेंचर है तो भी रूल इज सेम ओनली कि कहाँ जाएगा ये डिबेंचर जो अकाउंट है, जितना जो भी नाम है डिबेंचर का वो प्रोटेक्स में लगा होता है। डिबेंचर अकाउंट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, चाहे डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू किया हो चाहे डिबेंचर आपने एक्सेस पे इशू किया हो। अगर डिस्काउंट पे इशू किया होता है तो हमें अकाउंट करना पड़ता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन करते हैं। तो इस एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर ओवर इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन आपके फटाफट हो जाएंगे। प्रीमियम लिखा हुआ, अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोल देंगे, सो देयर इज नो हार्म इन सेइंग सो। ठीक है, चलिए नाउ एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है रिलेटेड टू एनपीओ। ठीक है, दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आपके एनपीओ चैप्टर के, वो यहाँ पर आपसे जज किए गए हैं। एक है रिलेटेड टू द वेरियस फंड्स, ठीक है, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड, और दूसरा क्वेश्चन है स्टोर्स कंज्यूम। ठीक है, चलो 14 में और मैं पूछा हुआ, हम तो दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ वुड द फॉलोइंग, ये शेयर हो रहा है या नहीं, कभी कभी ना रिकॉर्डिंग करते टाइम मुझे बड़ा डाउट आता है कि ये चीजें शेयर हो रही है या नहीं, तो आई कीप चेकिंग माय सेल्फ। या चलो, सो हाउ वुड द फॉलोइंग आइटम बी ट्रीटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट में दिखेगा तो बैलेंस शीट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाई देगा, तो वो हमको बताना है। तो पहले बोला है प्राइस फंड, जैसे ही स्पेसिफिक फंड देखा, ये बात तो बहुत क्लियर है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आता ही नहीं है ये। ठीक है, ये कहाँ पर जाता है, हमारा बैलेंस शीट का आइटम है ये। ठीक है, 44,000। अब ये बहुत ही मिस्टेक प्रोन एरिया है, जो इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट होता है। एक आपके जर्नल फंड्स भी होते हैं, उनके ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उसको हम ले जाते हैं कहीं और, पी एंड एल, सॉरी आपका पी एंड एल को पता ही नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो है ये इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफिक फंड का अगर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, स्पेसिफिक फंड को पहले तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट है मतलब कि ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, ये जो है ना आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब ये जो फंड में पैसा पड़ा था आपने उसको उठा के इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो ये तो डेफिनेटली आपकी क्या बन गई है, ये बन गई है हमारी एसेट। और अगर हम बात करें, ये प्राइस फंड ये बैलेंस शीट में दिखाई देगा लाइबिलिटी साइड में, इसी में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जो इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो सकता, सॉरी जेनरिक पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो सकता, इट हैज टू बी एडेड टू द प्राइस फंड ओनली। और प्राइस अवॉर्डेड को हम माइनस कर देंगे। एक बार फिर से सुन लो, हमें क्या करना है, प्राइस फंड को लिखना है लाइबिलिटी साइड में, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, और जितने भी प्राइस अवॉर्डेड के लिए खर्चा हुआ उसे माइनस कर देंगे। एसेट साइड में 44,000 अलग से दिखाई देगा। मैच एक्सपेंसेस दूसरा, अच्छा चलो पहले सिर्फ इसको देख के आते हैं। मैच एक्सपेंस तो 64,000 का, मैच का तो कोई फंड है नहीं यहाँ पे, प्राइस फंड इज अ डिफरेंट थिंग, तो इसको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में जाना चाहिए। चलो इसका आंसर हम देख के आते हैं, ये रहा इसका आंसर। ये देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में हमने एक्सपेंडिचर में लिख दिया है 64,000। ये 64,000 क्या है, दिस 64,000 इज योर एक्सपेंस। इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक फंड था नहीं, तो इसको तो बैलेंस शीट में जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, हाफ मार्क आपको इसके लिए मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आगे बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, प्राइस फंड दिखाया गया, उसमें इंटरेस्ट ऐड किया गया, उसमें से हमने प्राइजेस जो भी अवार्ड किए उन्हें माइनस किया, और जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट था उसको हमें कहाँ दिखाना है, उसको हमें एसेट साइड में दिखाना है। जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा ही एसेट साइड में आएंगे, ये वाला रूल आपको याद रखना है। चलो लेट्स गो, इसका और वाला जो क्वेश्चन है हम उसको भी करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है दोनों, यहाँ से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं और 3 मार्क के क्वेश्चन है।
देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। कहीं लाइब्रेरी होती है तो वहाँ पे बुक्स कंज्यूम, स्टोर कंज्यूम एंड बहुत सारा मेडिसिन कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम, इस तरह का ये जो क्वेश्चन है घूम फिर के आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है हम लोगों को, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 60,000 दिया है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन दिया है। अभी क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन को ओपनिंग बैलेंस क्यों दिया, हमें परचेजेस का अमाउंट डेफिनेटली मिसिंग होगा इस क्वेश्चन में से, परचेजेस का अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ये 10,000 रुपीज का, तो तीन इन्फॉर्मेशन हो गई। ओपनिंग स्टॉक ऑफ हमें मेडिसिन मिल गया है, हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन मिल गया है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिल गया है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिल गया है। लिखते जाते हैं साथ साथ में, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें करके देखना पड़ेगा। ये है मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये हमारा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, ये मेडिसिन का क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। एडवांसेस फॉर मेडिसिन, हमने जो एडवांस पेमेंट कर रखा है मेडिसिन के लिए वो है क्रेडिट परचेजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर है, और कैश परचेजेस ऑफ द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर है। देखो कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ। फॉर्मूला, सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है उसको क्या याद रखना है, वो है आपका जो ओपनिंग है मेडिसिन का, हाँ क्रेडिटर्स को भूल जाओ फॉर सम टाइम। ओपनिंग ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेजेस minus closing stock of medicine. Again I am repeating, opening stock of medicine plus purchases of medicine during the year, वो purchase will include credit and cash purchase both, and minus closing stock of medicine, ये करके जाएगा वो आएगा store consume या medicine consume। और वही पूछा गया है आपसे amount of medicine consumed during the year, ठीक है। ये रहा अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, हमसे पूछ रहे हैं कि कितना होगा जरा बता दो। ये हमारा क्वेश्चन है कि द मेडिसिन कंज्यूम, द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कितना है, ये हमें निकाल के बताना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर तो दे दिया, ये लास्ट वाला 46,500, ये वाला जो अमाउंट है, ये जो कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन आपको दिया गया है। लेकिन व्हाट अबाउट द क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो तुम इसको आंसर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने में यहाँ पे 1-2 मिनट लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने टी शेप में नहीं बनाया है, ठीक है। नहीं, ये होगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग बैलेंस दिया गया है आपको, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाए हैं इन लोगों ने, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है, कैश जो आपने कैश परचेजेस किया है वो मेडिसिन के डेबिट में किया गया है, टू क्रेडिटर्स 2,76,000 आया है, एंड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेडिसिन कंज्यूम्ड। अब ये 2,76,000 कहाँ से आया, 2,76,000 कहाँ से आया, ये इन लोगों ने आपको करके नहीं बताया है, बस ऐसे ही शॉर्टकट मार दिया है कि 2,76,000 कहाँ से आया, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, तो ठीक है, ये 3,72,500 ये यहाँ पर ऐसे आया, लेकिन ये जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है कैसे आया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको करके बताती हूँ। चलो करके बताती हूँ या यहीं से बता दूं, चलो यहीं से बता देती हूँ। देखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, फॉर्मूला दिमाग में रखना, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, एंड परचेजेस के अंदर दोनों चीजें आएंगी, क्रेडिट परचेज एंड कैश परचेजेस, ठीक है। तो देखो ओपनिंग तो हमें मेडिसिन का स्टॉक दिया हुआ था 60,000, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस क्वेश्चन में खुद ने बताया हुआ था, ठीक है। हमको इनिशियली क्वेश्चन पढ़ के हमको नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से क्रेडिट परचेजेस निकालना है, लेकिन वहां पे परचेजेस का अकाउंट दिया होता, कुछ और यहाँ पे मिसिंग था। लेट्स सी क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ है 2,76,000 का जो हमारे पास अमाउंट है दैट इज क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। 2,76,000 का क्रेडिट परचेजेस क्वेश्चन ने हमको खुद से बताया हुआ है, और कैश परचेज भी बताया है 46,500, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं आंसर में दोबारा से और देखते हैं, ये देखिए यही लिखा हुआ है 2,76,500, एंड हमारा दूसरा वाला जो फिगर है दैट इज 46,500 माइनस 10,000 रुपीज क्या है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, वो सब माइनस किया तो ये हम आगे 3,72,500, दिस इज अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। तो इस मेडिसिन कंज्यूम को हम ऊपर स्टॉक के अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट ये है हमारा, ड्राइंग्स में यहाँ से क्लियर करती हूँ। चलिए अब यह हमने अमाउंट यहाँ पर लिख दिया है 3,72,500, 10,000 का बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस था मेडिसिन का, और क्रेडिटर्स इतना, तो टू कैश मतलब कि टोटल कैश पेमेंट कितना किया गया, वो कैश पेमेंट हमको यहाँ से पता चल गया, ये हमने क्रेडिट दिस
दिस अमाउंट वी हैड पेड, ये देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ था 46,500, ये हमने कैश में पे किया था, ये रहा 46,500, दिस अमाउंट वाज पेड इन कैश, ठीक है। क्रेडिट परचेजेस तो क्वेश्चन ने दिया ही हुआ था, ऐसे करके निकालना था, बहुत सिंपल था। मुझे इनिशियली क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट नहीं दिया होगा, तो वो भी आसानी से निकल जाता है। मैं एक बार जरा वो वाला कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कर देती हूँ कि अगर हमें ये नहीं दिया हो, क्या आपका क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट कितना है, किसी क्वेश्चन में अगर ये वाली इंफॉर्मेशन मिसिंग हो कि क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट कितना है, जनरली ऐसा ही होता है कि जब क्रेडिटर्स का आपको अकाउंट दिया जाता है तो आपको ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस देने का मतलब होता है वो आपसे परचेजेस कभी कभी निकलवाना चाहता है। तो हमेशा याद रखना, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ आता है, और यहाँ पर आता है बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर अगर कोई क्रेडिट परचेजेस होती है जो कि नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, क्रेडिट परचेजेस यहाँ पर आती है, ठीक है। और अगर आपने कोई पेमेंट किया है टू बैंक वगैरह तो यहाँ पर आता है, और अगर कोई परचेज रिटर्न किया है, पी ऑब्लिक आर लिख रही हूँ, तो परचेज रिटर्न यहाँ आता है। तो ये क्रेडिटर्स का अकाउंट आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा होना चाहिए। तो फाइन, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रिवाइज्ड। तो हमने काफी अच्छा रिवीजन कर लिया अभी तक के। अभी बाकी बड़े क्वेश्चंस लेने के लिए अभी आई डोंट हैव टाइम, बट विल बी डूइंग इट, ठीक है। अभी कुछ और एंगेजमेंट्स हैं, सो आई कंप्लीट दैट ऑल। इफ पॉसिबल मैं दोबारा से आऊंगी, इसी क्वेश्चन पेपर को कैरी फॉरवर्ड करूंगी, अदरवाइज हम 3 मार्क के क्वेश्चंस तक तो पहुंच गए थे, आगे के क्वेश्चंस आई विल टेक अप एज द टाइम परमिट्स, ठीक है। इतना वीडियो आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, जो कि 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। याद रखिए, आपको जब खुद से रिवीजन करना है तो आपके रिवीजन का पैटर्न वही होना चाहिए जो मैंने फॉलो किया। जब भी किसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को करने के साथ साथ आप अपनी नोटबुक खोलेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे, और वहां से उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया, ठीक है। मेक इट अ रूल कि जब भी कोई भी पेपर आप खोल के बैठे, चाहे वो आपके स्कूल का पेपर हो, चाहे प्रीवियस ईयर्स के स्कूल के प्रीलिम्स पेपर हो, बोर्ड पेपर हो, एसक्यूपी हो, कुछ भी हो, आपका रिवीजन का पैटर्न यही रहना चाहिए, और फुल मेहनत के साथ आप रिवीजन करेंगे। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।